नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गोस्वामी पिछले 18 वर्षों से झांसी में होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम लोग रंजीत गोस्वामी मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी का। कृपया आप अपना परिचय दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी पिछले 18 वर्षों से रंजीत गोस्वामी होम्योपैथिक हॉस्पिटल में सेवा दे रहा हूं और हम दोनों ही मिलकर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ, तो आज किन विषयों को लेकर मंच को साझा कर रही हैं? आज हम लोग होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं कि होम्योपैथी है क्या? इसको प्लेसिबो कहा जाता है, क्या वाकई प्लेसिबो है? डॉक्टर साहब, चूंकि प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं ये लोग कि होम्योपैथी कुछ नहीं है, ये एक विश्वास की पैथी है, ऐसा शुरू से लोग मिथ करते चले आए हैं। लेकिन जब होम्योपैथी ने धीरे धीरे अपना काम करना चालू किया और आज भी लोगों का ये विश्वास है कि जब कहीं कुछ नहीं दिखता, हर जगह निराशा हो जाती है, तो इसी प्लेसेबो को लेने आते हैं। और यही प्लेसेबो जब रोगियों को ठीक करने लगी 1750 के बाद, धीरे धीरे समाज में इसका और विश्वास बढ़ गया। लेकिन आज भी होम्योपैथी इस बात पर जानी जाती है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये पूरी तरीके से जड़ से ठीक करने वाली विधा है। तो इसका मतलब होम्योपैथी प्लेसिबो नहीं है? बिल्कुल नहीं। होम्योपैथी एक डायनामिक मेडिसिन है जो एनर्जी बेस्ड है और होम्योपैथी को अगर आप महसूस करें तो होम्योपैथी क्या आपके स्वभाव को भी बदल सकती है? जब स्वभाव क्या, स्वभाव है क्या? मन की स्थिति, और मन हमारा डायनेमिक लेवल पे है, तो डायनेमिक चीज को सिर्फ डायनेमिक चीज से ही ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल तो सही बात है। ये निश्चित ही मन को ठीक करती है, और जब मन ठीक होगा तो शरीर भी ठीक होगा। यही तो लॉ है होम्योपैथी का हम्म कि वी ट्रीट ए पेशेंट नॉट ए सिंगल डिजीज। हम्म हम व्यक्ति को ठीक कर रहे हैं, व्यक्ति मतलब उस व्यक्ति के मन को ठीक कर रहे हैं। तो इसका मतलब होम्योपैथी में किसी बीमारी की दवाई नहीं होती है? बीमारी की दवा नहीं होती, लेकिन हाँ, व्यक्ति जो कि बीमारी के लक्षण दे रहा है, उन लक्षणों को हम लोग अनकॉमन, पेक्यूलियर, रेयर सिलेक्ट करते हैं। कॉमन लक्षण नहीं। कॉमन लक्षण जैसे कि उदाहरण के रूप में एक डायबिटीज का पेशेंट है और डायबिटीज का पेशेंट कह रहा है मुझे पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया है एंड पॉलीफेजिया है। जैसा कि अदर्स पैथी में लोग डायग्नोसिस बनाते वक्त पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया को एक सिम्टम मानकर आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ, ये डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, और दुनिया भर की अपनी दवाइयाँ जो भी उनकी पैथी में हैं वो देना चालू कर देते हैं। होम्योपैथी में पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, ये हमको उस व्यक्ति में देखना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी डायबिटीज पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब जब एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में हम जाते हैं तो वहां पर डायबिटीज के लिए कैटेगराइज मेडिसिन है, वो सभी मरीजों को दी जाती है उनके रोग के हिसाब से। लेकिन होम्योपैथी कुछ अलग बात करती है बिल्कुल और करेगी। होम्योपैथी कहती है कि डायबिटीज की कोई दवाई नहीं है। फिर क्या है होम्योपैथी में? वही तो मैं बता रहा था कि उस व्यक्ति के अंदर उसके मन की स्थिति को पूरा स्टडी करना, उसके कारण को समझना, उसके मन को टटोलना, आखिर ये व्यक्ति और लोगों के व्यक्तित्व से अलग कैसे है, फिजिकल प्लेन पे, मेंटल प्लेन पे और इमोशनल प्लेन पे। इसका और मतलब फिर कहना चाहिए कि डायबिटीज का इलाज है लेकिन व्यक्ति के हिसाब से दवाई बदल जाती है। डायबिटीज को लेकर के होम्योपैथी में कोई दवाई नहीं है, व्यक्ति विशेष के आधार पर हमको दवाई का चुनाव करना पड़ता सिर्फ है। डायबिटीज की ही बात नहीं करेंगे, दुनिया में कोई भी रोग जो कि हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में इंकित है या जो शोध हो रहे हैं इन फ्यूचर में,
उनकी कोई भी दवा होम्योपैथी में नहीं है, उस व्यक्ति के आधार पर हम उस दवा का चुनाव करेंगे। तो होम्योपैथी में हमेशा व्यक्ति की एक ही दवा एक वक्त पे देनी होती है, चाहे उसको कोई भी बीमारी बनी रहे। हाँ, मतलब कि अभी हमने डायबिटीज़ की बात की, अगर डायबिटीज़ है और उसको अस्थमा भी है साथ में, या उसको कोई स्किन डिजीज़ भी है साथ में, या उसको सर में दर्द भी है, तो होम्योपैथी में हम सर दर्द के लिए अलग, डायबिटीज़ के लिए अलग या अस्थमा के लिए अलग, स्किन डिजीज़ के लिए अलग-अलग दवाइयों को नहीं देते हैं। उस समय हम किसी एक दवाई का चुनाव करते हैं, जो व्यक्ति विशेष की दवाई होती है, वही एक दवाई सर दर्द भी ठीक कर रही होती है, डायबिटीज़ को भी ठीक कर रही होती है, अस्थमा को भी ठीक कर रही होती है और स्किन डिजीज़ को भी ठीक कर रही होती है। तो इसका मतलब होम्योपैथी में एक समय पर एक दवाई है जो बहुत सारी बीमारियों को एक साथ ठीक कर रही होती है, बशर्ते एलोपैथिक सिस्टम में अलग-अलग दवाइयाँ होती हैं अलग-अलग बीमारियों के लिए। इस बात को कैसे आप समझाएँगे? होम्योपैथी एक साथ उस व्यक्ति के अंदर जितने सारे लक्षण आए, चाहे वो लंग से रिलेटेड हो या माइंड से रिलेटेड हो या एब्डोमेन से रिलेटेड हो, होम्योपैथिक बेसिकली उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पे काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे काम करती है। जैसे जैसे उस व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है, क्रमबद्ध वो बीमारियां ठीक होती चली जाती हैं, वो व्यक्ति को ठीक करती है। मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होने पर भी होम्योपैथी में एक ही दवाई दी जाती है, जो सारी बीमारियों को उस समय धीरे-धीरे क्रमशः ठीक कर रही होती है। उसके साथ आपने एक बात करी इम्यूनिटी की। कोविड के समय में बड़ा चर्चा हुआ था इम्यूनिटी का। तो क्या होम्योपैथी की दवाई इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है? बिल्कुल, जब बेसिक होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो हमारे वाइटल फोर्स पे ही काम करती है। वाइटल फोर्स जो है हमारा, वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो हमको बीमारी नहीं होगी। बेसिक हम डॉक्टर साहब आपको एक बात बता दें कि अदर्स पैथी मानती है कि बैक्टीरिया अंदर प्रवेश किया, सपोज एक उदाहरण के रूप में कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से। लेकिन यहाँ पर होम्योपैथिक का व्यू ये है कि मेरे शरीर ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को इनवाइट किया। हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं उससे लड़ पाता, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हमारे शरीर में पहले आया, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस हुई। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होने के बाद टीबी हुई, अदर्स विधा मानती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मैं पहले बीमार हो गया, इसलिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आया। तो मतलब कि कहने का मतलब है होम्योपैथी बीमारी होने के पहले ही वर्क करती है कि आपको बीमारी हुई, कारण क्या रहा उस बीमारी का, हम उसके पहले, ना कि बैक्टीरिया कारण रहा। कारण आपके इंटरनल है, जो वीक हो गया है, जिसमें एक्टिवेट आज कर गया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आया, कल कोविड आएगा। हाँ, तो कोविड में सारे लोग बीमार नहीं हुए, सारे लोग बीमार नहीं हुए, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई वो लड़ पाए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक रही वो इस दुनिया से चले गए। इम्यूनिटी भी वीक रही और बहुत सारे लोग सही समय पे डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए। एक ये भी कारण रहा, बहुत लोग डर की वजह से उन लोगों ने नहीं लोगों को बताया, एक कारण ये भी रहा। हाँ, बहुत वहां सारे पर तो फैक्टर खैर रहे। मल्टीपल फैक्टर रहे। तो इस इम्यूनिटी के आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों के बारे में। जी डॉक्टर। बच्चे आजकल बहुत देख रहे हैं कि मौसम बदलता है, और भारत का मौसम तो हमेशा बदलता रहता है। मौसम बदलता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी क्या कर सकती है? ऐसी स्थिति में वही है कि होम्योपैथी तो वाइटल फोर्स पे काम करती है। अगर बच्चों को हम शुरू से पैलिएटिव ट्रीटमेंट ना दें, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दें, तो उनकी हर बार जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। भाई जंगल में है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके गार्डन में देख रहा हूँ कि आपके यहाँ एक गौ माता भी है। हाँ, गौ माता भी है हाँ, हमारे यहाँ। और
गाय का बछड़ा भी है। तो जंगल में शेर है तो उसको भी तो जब मौसम बदलने पे उसको इफेक्ट आएगा, उसके बच्चे को भी इफेक्ट आएगा, लेकिन वो क्यों ठीक है, उसको तो कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, अगर हम होम्योपैथिक शुरू से उन बच्चों को देंगे तो ये निश्चित रूप से है कि वो बच्चे मौसम चेंज होने पे तो बीमार नहीं होंगे और भविष्य में कोई क्रॉनिक डिजीज के शिकार नहीं होंगे। हाँ, आज मैं आपको एक, आपने जब गाय की बात छेड़ी तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। जी डॉक्टर साहब। आज से 6 महीने पहले मेरी गाय, इसका नाम वृंदा है, इसको लूज मोशन, फीवर और कोराइजा था, जुकाम हुआ और उल्टी दस्त भी साथ में हो रहा था। चूंकि प्रेगनेंसी का टाइम था तो प्रेगनेंसी के केस में हम एंटीबायोटिक इसको नहीं दे सकते। डॉक्टर ने भी दिखाया, डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी दवाइयां नहीं देनी है इसको। फिर मैंने एक दवाई का चुनाव किया, पल्सेटिला। और पल्सेटिला सीधी है और उस समय उसको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा थी। प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग और लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत अपच जैसा था। डॉक्टर ने बताया गैस बन रहा है, वो अपने खाने को ठीक से पचा नहीं पा रही है और उसको भूख भी नहीं लग रही थी। तो पल्सेटिला की एक सिंगल डोज उसको दी गई। और देते कैसे हैं, किसी, आप इसको रोटी में भी दे सकते हैं, पर मैंने क्या किया, चूंकि कुछ खा ही नहीं रही थी तो सिर्फ उसकी नाक पे टपका दिया। उसका जो हिस्सा ब्लैक वाला होता है वहां पर हमने उसकी एक डोज, हाँ, नथुने के पास एक डोज उसको दे दी। और डोज देने के बाद लूज मोशन अच्छे से हुआ, गैस पास हुई और शाम तक 2 घंटे या 3 घंटे शाम तक होते होते वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो उसको किसी भी तरीके की कोई और दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। जो 2 दिन से वो बहुत परेशान थी, कुछ खा नहीं रही थी, बहुत तरीके से हम लोग यत्न कर रहे थे, कुछ खाए, हरा चारा लेकर आए, भूसा दिया, उसने नहीं खाया। फिर हम लोगों ने पल्सेटिला दी, एक डोज दी, शाम तक उसने खाना पीना सब नॉर्मल, और पूरी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो गई उसकी। तो क्या अगर कोई भी ऐसा पशु है हमारा, या कोई भी प्रेग्नेंट गाय है या पशु है, तो अगर उसको उस समय कोई दिक्कत आएगी तो हम क्या पल्सेटिला ही देंगे? नहीं, यहाँ पर हम पल्सेटिला तो नहीं देंगे, रोगी की परिस्थितियों के हिसाब से। तो उसके, अब जैसे रोगी हमारा, तो रोगी बात करता है, ह्यूमन बीइंग बात करता है, पशु तो बात नहीं कर पाता, या छोटे बच्चे तो बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा आपने क्या देखा कि इसको हम पल्सेटिला देते हैं? हाँ, चिकित्सक को बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है होम्योपैथी में। जैसे वो प्यार मांगती है, जैसे उसके पास जाओ वो ऐसे करेगी और कहेगी मुझे सहलाओ, मुझे प्यार करो। तो एक अफेक्शन इसको बहुत है, एक फॉर सेकंड फीलिंग है कि मुझे कोई प्यार करे। अगर आप इधर से निकलेंगे तो तुरंत आवाज देती है कि आओ मुझसे बात करो, कॉन्सोलेशन चाहिए, उसको प्यार चाहिए। और तो ऐसे ही हम रोगियों में भी देखते हैं। अच्छा, मैं जब भी आया मैंने देखा आपकी गाय अंदर न बैठ के बाहर बैठती है, खुली हवा में बैठती है। इसको खुला वातावरण चाहिए, पूरी इतनी ठंड में भी उसको बाहर ही चाहिए। तो ओपन एयर डिजायर था। और पल्सेटिला में फॉर सेकंड फीलिंग तो है ही है, प्यार चाहिए, कंसोलेशन चाहिए उसको, उसके साथ तो खुली हवा चाहिए। और पेट की समस्या पल्सेटिला में बड़ी कॉमन मानी जाती है कि पल्सेटिला के पेशेंट्स को पेट में समस्या जरूर एकम्पनीड होती है, कि जब भी उसको कंप्लेन होती है। अच्छा, पेट से संबंधित डॉक्टर साहब हमने नक्स भूमिका के बारे में भी सुना है, बहुत सारी दवाइयां हैं। हाँ, तो उस वक्त आपने नक्स क्यों नहीं दी? नक्स थोड़ा प्राउडी, इगोस्टिक और गुस्सैल भी होगा। गुस्सैल नहीं है, वो सीधी प्यार मांगती है, प्यार मांगती है। तो फिर पल्सेटिला का इफेक्ट आपने देखा? बिल्कुल देखा। तो जैसे बच्चों के केस में हम बात करते हैं, बच्चों के केस में बच्चे बोल नहीं पाते। जब बोल नहीं पाते तो फिर हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसलिए बच्चों के केस में होम्योपैथी, मेरे पास एक बच्चा आया, उसको जब वो पैदा हुआ उसको उल्टी और दस्त की समस्या थी। 8-9 महीने तक उसको सीवियर वॉमिटिंग तो कम हो गई, लेकिन लूज मोशंस बहुत होते, दिन में 8-8, 10-10 लूज मोशंस होते थे और काफी ज्यादा मात्रा में। तो उसके बाद जब हमने दवाई शुरू की, उसको मेडिसिन दिया गया और उस मेडिसिन के बाद उसको 2 महीने लगे पूरी तरीके से ठीक होने में। और आज बच्चा वो 3 साल का हो गया है, सब कुछ खाता है, पीता है, कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, लूज मोशन की प्रॉब्लम नहीं है, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ खाता है, भूख बहुत अच्छी है। तो
कितना जेंटल तरीके से वो बच्चा क्योर हुआ। उसके साथ जो 9 महीने का बच्चा 2 महीने मेडिसिन के बाद आज वो 3 साल का हो गया, उसको कोई बीमारी ही नहीं आई। सारे मौसम बदल गए, सर्दी जुकाम बुखार भी जल्दी जल्दी उसको नहीं होता है। तो ऐसे में आप अगर कोई बच्चे का केस हो, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें, आपकी याद में हो कोई केस। बच्चे के केस में तो होम्योपैथी एक वरदान के रूप में हम देखेंगे, क्योंकि जी। वो सीधा हमारी बच्चे की इम्यूनिटी पे ही वर्क कर रही है, भविष्य में उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने दे रही है। एक केस हमको याद आ रहा है कि बच्चा पैदा होता है, उसके पूरे शरीर पे स्किन डिजीज थी, अगर आपको याद आ रहा हो अपनी क्लिनिक में जी। हरदोई में देखा गया था, जो बच्चा पैदा होते ही उसको कितना स्किन हाँ डिजीज हो गया था। हाँ 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 और हाँ, उस केस के बारे में मैं आपको बताऊं कि मुश्किल से 2 महीने की बच्ची होगी और उसको सीवियर इरप्शंस थे। उसको बरसात का टाइम था और आप रिपर्टरी में देखेंगे कि वहां पर इरप्शंस इन्फेंट इन वेट वेदर, जेल्समियम मेडिसिन पड़ी हुई है। उस बच्चे को जेल्समियम दिया गया 1 डोज और हफ्ते के भर के अंदर बिल्कुल क्लियर स्किन, कोई कंप्लेन नहीं, बहुत इजीली। अदरवाइज हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बच्चों को स्किन इरप्शंस होते हैं, बहुत क्रीम लगानी पड़ती है, बहुत ऑइंटमेंट लगाने पड़ते हैं, बड़ा बच्चे बहुत छोटे से बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, फिर वो ठीक हो जाती है। फिर कुछ समय बाद एक ड्राई स्किन का केस बच्चों के मामले में बहुत कॉमन हो गया है। आजकल बच्चे ड्राई स्किन के साथ भी हैं, तो उस ड्राई स्किन को भी क्या होम्योपैथी ठीक कर सकती है? बिल्कुल करेगी। स्किन पर काम नहीं कर रही है, एक्चुअल होम्योपैथी उसके वाइटल फोर्स को ठीक कर रही है, वाइटलिटी को ठीक कर रही है। अब उसके अंदर ड्राइनेस ऑफ स्किन आए या कोई भी नई बीमारी आए, वो उसको ठीक करेगी। कहने का मतलब है जो ड्राइनेस हुआ है स्किन में, अब हमें उस बातों को समझना होगा कि जो लोग हैं होम्योपैथी को ठीक से समझ पाए। क्या होता है कि स्किन का प्रॉब्लम हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, फिर कुछ स्किन को ऑइंटमेंट लगा दिया, कुछ पाउडर लगा दिया, ट्यूब लगा दिया, बच्चा ठीक हो गया। ये स्किन डिजीज सप्रेस हो गई। तो क्या ये सप्रेसिव स्किन डिजीज घातक है उस बच्चे के लिए? डॉक्टर साहब, जैसा कि होम्योपैथी का कंसेप्ट है कि कोई भी बीमारी जड़ ही सोरा है, और सोरा इच। तो ये निश्चित है कि अगर उस बच्चे के अंदर हमने शुरुआत में इरप्शन को सप्रेस किया, तो इन फ्यूचर उसको कोई ना कोई बड़ी बीमारी बनेगी, क्योंकि सोरा आ चुका है। सोरा क्या है? सोरा, एक आम आदमी सोरा को कैसे समझेगा? सोरा को जब ये मान के चलिए कि सोरा एक विचार है, ऐसा विचार कि जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक। अब कोई उसके मन में एक विचार आया और उस विचार से वो जो प्रभावित हुआ, वही है सोरा। सोरा कहना चाहिए कि सोरा, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त कफ, जब बीमारी शुरू होती है तो वात पित्त कफ बिगड़ता है। ये चूंकि आयुर्वेदिक साइंस है और हम लोग आयुर्वेद भारत की साइंस है, इसलिए आयुर्वेद का सभी जानते हैं इसको। लेकिन होम्योपैथी एक विदेशी पद्धति है और भारत में होम्योपैथी को माना जाता है कि बीमारी जड़ से ठीक करती है। लेकिन ये सोरा क्या है? तो सोरा पहली स्टेज है बीमारी की, वहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है, जब वो बिगड़ता है और धीरे धीरे मरीज बीमार होता चला जाता है। सोरा के भी पहले एक स्टेज आती है। जी। हाँ, क्या स्टेज आती है? उसको कहते हैं प्री सोरिक स्टेज। हाँ, या इसको मान के चलिए तो हम कहते हैं कि एक्यूट सोरा। हाँ। तो एक्यूट सोरा उतना घातक नहीं है। जब हम एक्यूट सोरा को सप्रेस करेंगे तो बेसिक हमारा जो उभर के आता है वो सोरा, और फिर सोरा ये जाता है साइकोसिस में, सिफिलिस में, सिफिलिटिक कैरेक्टर में। तो जब तक सोरा अगर हम नहीं ठीक करेंगे, या अगर हम सोरिक स्टेज पे ही किसी व्यक्ति को ठीक करते हैं, और सोरिक स्टेज मोस्टली हमको न्यू बॉर्न बेबी में मिलती है, तो उसको भविष्य में बड़ी बीमारियां होंगी ही नहीं। फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों प्लेन पे होम्योपैथी क्योर करती है। आपके हिसाब से? जी। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, धन्यवाद।